अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यंग रिसर्चर्स आज आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया है, डेट इज़ आरएल डिटर्मिनेशन एड्सॉर्प्शन ऑफ डाइस के मुतल्लिक। ये पूरी प्लेलिस्ट जो हमने डिस्कस की है, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब रिसर्च वर्क जो होता है, जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट रन करवाते हो, हमने पहले उनकी डिटेल देखी। उसके बाद एक्सेल शीट पे उन सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए, हमने उनको अप्लाई करके फर्दर कैलकुलेशन करके देखी। डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल्स, डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स, थर्मोडाइनेमिक्स को भी डिस्कस किया। उसके अलावा डिफरेंट डिसऑप्शन स्टडी, रीजनरेशन और टेवाट एक्सपेरिमेंट को भी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप काइंडली उन वीडियोस को चेक कर लें। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इसी प्लेलिस्ट में एक जो सब टॉपिक है, जो लैंगमेर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आता है, आरएल डिटर्मिनेशन, जिसको सेपरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। आज हमारा इस सेपरेशन फैक्टर से मुतल्लिक पूरी डिस्कशन होगी। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएल क्या है और इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, आरएल से हमें क्या चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लैंगमेर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमने डिस्कस की है, उसका हमने एक्सेल शीट भी देखी। उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, उससे डिफरेंट कांस्टेंट, उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट से कौन सी पैरामीटर्स हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्यू नॉट बी, हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाली वीडियो में। तो लैंगमेर के केस में एक सब टॉपिक आता है जिसको हम सेपरेशन फैक्टर कहते हैं। लैंगमेर का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ से हमें ये सेपरेशन फैक्टर आरएल डिटरमिन करना होता है, और इस आरएल से फिर हम चार तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमें पता चलती हैं कि हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस या फोटोलाइटिक प्रोसेस या फोटोकैटालिटिक प्रोसेस लीनियर है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या इरिवर्सिबल है। तो आर एल बेसिकली हमारे पास जो है, इट इज़ अ सेपरेशन फैक्टर। ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट ही है एक तरह का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये आर एल हमारे पास डायमेंशनलेस मीन इसका कोई यूनिट नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर ये इस तरह का, ऐसा जिसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर एल तो है सेपरेशन फैक्टर पैरामीटर, ये हमने लैंगमेर के ग्राफ से कैलकुलेट करना होता है। लेकिन आर एल हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये आपके सामने चार तरह के पॉइंट्स लिखे हैं। आर एल से हमें पता चलता है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, लीनियर है या इरिवर्सिबल है। तो आर एल की वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे एक्सेल शीट के थ्रू, उससे हमें ये चारों पॉसिबिलिटीज़ का पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस किस टाइप का है। पॉसिबिलिटीज़ या आरएल की कैलकुलेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके मीनिंग क्या है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, लीनियर और इरिवर्सिबल का। देखें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होती है वो एक सरफेस के ऊपर होती है जिसको एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो एड्सॉर्बेट को, जिस चीज़ ने एड्सॉर्ब होना है उसके साथ इंटरेक्शन कर सकें और उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवा सकें, तो फिर एड्सॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास मेटल है जो कि पॉजिटिव है, जिसका चार्ज कैटाइनिक मेटल है, लाइक सोडियम कह सकते हैं, या इसके अलावा आप सिल्वर भी कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल उस एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होगी जिसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। इट मीन्स कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन होगा तो एड्सॉर्प्शन होगी।
इस प्रोसेस को कहा जाता है कि ये एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस फेवरेबल है, मींस यहाँ एड्जॉर्प्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। और ये बात हमें FTIR से भी कंफर्म हो जाती है कि इस एड्जॉर्बेंट के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा या वीक फोर्सेस डेवलप होंगी, लेकिन फर्दर कंफर्मेशन हमें RL की वैल्यू से हो जाती है। ठीक हो गया, फेवरेबल का मतलब समझ आ गया, मींस जहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस के दरमियान गुड इंट्रैक्शन हो और एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज फेवरेबल इन नेचर। दूसरे नंबर पे आता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब है कि एड्जॉर्बेंट भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं सरफेस के ऊपर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं या वो इस तरह के हैं कि वो आयोनाइज ही नहीं हो रहे, वो एड्जॉर्बेट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। एड्जॉर्बेट भी पॉजिटिव है, एड्जॉर्बेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की रिपल्जन होगी। फॉर एग्जांपल आपने जो इफेक्ट ऑफ पीएच स्टडी किया है उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपका केटाइनिक डाई है तो वो बेसिक पीएच पे ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज, और बेसिक में क्या होता है OH नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से उनके दरमियान इंट्रैक्शन अच्छे हो जाते हैं और हमारे पास जो है एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसी बेसिक को एसिडिक मीडिया में करवाना चाहेंगे एड्जॉर्ब, तो एसिडिक मीडिया में क्या होता है H पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव डाई की एड्जॉर्प्शन कम होती है। तो हम कहते हैं कि केटाइनिक डाई की लो पीएच या एसिडिक पीएच पे एड्जॉर्प्शन इज़ अनफेवरेबल, मींस टू से परसेंटेज बहुत कम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि एड्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ये प्रोसेस अनफेवरेबल है। तीसरे नंबर पे आता है लीनियर प्रोसेस। लीनियर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन हो। मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होने का क्या मतलब है? एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, उसके ऊपर डाई मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर बन रही है, यानी कि एक ही लेयर बनेगी, उसके ऊपर मल्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं होंगी। दूसरे नंबर पे लीनियर का मतलब ये है कि जो डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो डाई मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी। जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, उस तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया, मतलब अगर इन प्रोसेस को हमारा RL की वैल्यू 1 आती है तो हमारा प्रोसेस लीनियर है, जो कि ये बता रहा है कि क्रॉस लिंकिंग या ब्रांच्ड एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, जस्ट वन लेयर बनेगी एड्जॉर्प्शन की, जो कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर डाई मॉलिक्यूल की होगी। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? हम ये बात ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में चेक कर चुके हैं डीज ऑप्शन स्टडी के नाम से। उसमें ये होता है कि जो एड्जॉर्प्शन होती है वो बैक भी जाती है, डीजॉर्प्शन भी होती है, और यही एड्जॉर्प्शन डीजॉर्प्शन को हम डिटेल में एड्जॉर्प्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट की कमोबेश सेकंड या थर्ड वीडियो होगी, आप उसको चेक कर लें। एड्जॉर्प्शन की कंप्लीट डिटेल हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन क्या है, डीजॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है और एड्जॉर्बेट क्या है। ओके, तो कहना ये था कि जब एड्जॉर्प्शन होती है तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर डाई या मेटल लाइंस एड्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हर फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड भी जाता है वो। और एड्जॉर्प्शन का जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, पहले वो अटैच हो गए हैं किसी सरफेस के ऊपर, डेट इज़ एड्जॉर्प्शन। अब उसी सरफेस से वो डीटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसको हम डीजॉर्प्शन कहते हैं। मीन्स टू से अगर एक ऐसा प्रोसेस है, आपका एड्जॉर्बेंट इतना एफिशिएंट है कि वो पहले एड्जॉर्बेट के साथ इजीली बॉन्डिंग डेवलप भी कर ले, और जब आप उसको इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करें, हार्श कंडीशंस, या उसको हीट करें, तो वो बॉन्ड ब्रेकेज भी हो जाए और वो डाई और एड्जॉर्बेंट दोनों अलग हो जाए, डीटैच हो जाए, डीजॉर्प्शन भी हो जाए। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है। लेकिन अगर एड्जॉर्बेंट ऐसा है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन तो दे रहा है
मीन्स टू से वो एड्जॉर्प्शन तो कर रहा है लेकिन डीजॉर्प्शन उसमें नहीं हो रही। उसके अंदर आप जितनी मर्जी उसको हार्श कंडीशंस अप्लाई कर दो, एसिडिक बेसिक मीडिया अप्लाई कर दो, लेकिन वो डाई को अपने से डीटैच नहीं करवा रहा, तो इट मीन्स कि वहाँ पे डीजॉर्प्शन नहीं हो रही, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट रिएक्शन इज नॉन एज इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि वहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन हुई है वो इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा एड्जॉर्प्शन हो गई, अब दोबारा डीजॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये चारों जो टर्म्स हैं उनका ये मीनिंग आपके सामने मैंने रखा। अब बात ये आती है कि अगर आर की वैल्यू 1 होती है, अगर आर की वैल्यू 1 होती है, जो कि यूजुअली कंसिडर की जाती है कि ये इफ़ेक्टिव है, और यूजुअली आर की वैल्यू 1 ही आती है और आनी भी चाहिए। अगर आर की वैल्यू आपकी 1 नहीं आती तो इट मीन्स कि आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती है, या आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली कैलकुलेशन में गलती होगी, या कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट दोबारा रन आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। आर की वैल्यू अगर तो 1 आती है तो इट मीन्स प्रोसेस इज लीनियर इन नेचर, जो कि शो कर रहा है कि मोनोलेयर बनेगी, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन नहीं होगा, और कोई भी ब्रांच एड्जॉर्प्शन या क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आती है अगर आर की वैल्यू 1 की बजाय 1 से ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन 1, इट मीन्स प्रोसेस इज़ अनफेवरेबल। अब प्रोसेस अगर है ही अनफेवरेबल तो फिर वो आपका काम की ना ही नोवेल्टी होगी और ना ही वो एक बेटर रिसर्च कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया। और कोशिश करें कि आर की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा ना आए। अनफेवरेबल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन हुई नहीं है। डेट हैपन्स व्हेन आर वैल्यू एक्सीड्स यूनिटी, यानी कि जब 1 से ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पे अगर आर की वैल्यू 0 to 1 तक रेंज कर रही है, यानी कि 0 से ज़्यादा 1 से कम, मतलब 0.1 है, 0.2 है, सो ऑन 0.9 या 1 तक है, सॉरी 0.9 तक है, और 0 से ज़्यादा है 0.1 तक, इस तरह, तो उस वैल्यू का मतलब है आर का कि वहाँ पे प्रोसेस एड्जॉर्प्शन फेवरेबल है, मतलब परसेंटेज एड्जॉर्प्शन आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मोनोलेयर है या मल्टीलेयर है। फेवरेबल का मतलब जस्ट इतना ही है कि एड्जॉर्प्शन हो रही है, परसेंटेज ऑफ एड्जॉर्प्शन आ रही है। मोनोलेयर है या मल्टीलेयर है ये नहीं बताता, ये पता चलता है कब, जब आर की वैल्यू 1 होती है। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आता है जब आर की वैल्यू 0 हो जाए। जब आर की वैल्यू 0 आती है इट मीन्स प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, जस्ट एड्जॉर्प्शन होगी, डीजॉर्प्शन नहीं होगी। और यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज़ में से जो दी बेस्ट पॉसिबिलिटी है जो आपकी आनी चाहिए, दैट इज़ लीनियर प्रोसेस, जो कि आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आर की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स के प्रोसेस इज़ लीनियर इन नेचर। तो आप की वैल्यू अगर 1 नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपकी जो डाई कंसंट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है आपकी उसमें कोई मिस्टेक होगी, या आपने लैंगमेयर की जो कैलकुलेशन की है एक्सेल शीट में आपकी उसमें मिस्टेक होगी, आपने ग्राफ सही से प्लॉट नहीं किया, या ग्राफ की स्लोप और इंटरसेप्ट से आपने सही कैलकुलेशन करके वैल्यू नहीं निकाली। अब स्लोप और इंटरसेप्ट का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आर के फार्मूला पे आ जाते हैं कि आर का क्या फार्मूला है, दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी सी नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर के फार्मूले में हमें बी की वैल्यू चाहिए और सी नॉट की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो बी और सी नॉट ये क्या है, हम इनको डिस्कस करते हैं। ऊपर और नीचे तो 1 है ही, वो तो एज इट इज़ ही आना है फार्मूले में। अगर आपको याद हो तो हमने आइसोसम वाली जो कैलकुलेशंस थी उसमें हम सबसे पहले हमने ये टेबल कैलकुलेट किया था, उसके बाद हम चले गए थे लैंगमेयर के ग्राफ के ऊपर, और इसमें हमने देखा था कि हमने ये लैंगमेयर का जो आइसोसम वाला प्लॉट था इसकी इंटरसेप्ट से हमने ये बी निकाला था। ये वाला जो बी है जो कि हमने लैंगमेयर के आइसोसम प्लॉट से निकाला है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बी कांस्टेंट जो है हमने यहाँ पे पुट करना है। अब ये हम बी कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली वीडियो में। अगर आपने वो चेक नहीं की तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उसको काइंडली चेक कर लें। उसमें बी को कैसे कैलकुलेट करना है उसका हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ये वाली बी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है फार्मूले में। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे सी नॉट रह गया। अब सी नॉट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन वो वाली है जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन यूज़ की थी यहाँ पे आइसोथर्म वाला टेबल कैलकुलेट करते दौरान। यहाँ पे आपने क्या किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन जो पीपीएम में आपने यूज़ की थी
आपने उसी को यहाँ पे मोल पर लीटर में भी कन्वर्ट करके देखा था। तो आपका ये जो बी कॉलम है जिसमें आपने इसको कैलकुलेट किया था, पीपीएम इनिशियल कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में किया था, आपने ये मोल पर लीटर वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है सी नोट की जगह, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, मोल पर लीटर में जो आपकी वैल्यूज़ आई थी इसी टेबल में, वो वैल्यूज़ कहाँ से आई थी, वो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने जिस कंसंट्रेशन पे एक्सपेरिमेंट रन किया था, 5 पे किया था, 10 पे, 20, 30, 40, 120 तक लेके गए थे, आपने पीपीएम के यूनिट को मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया था। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली वीडियो में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमने ये मोल पर लीटर वाला ये जो कॉलम है ये सी नॉट पुट करना है इस फार्मूले में, तो हमारे पास आर एल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक्सेल शीट में ज़रा फार्मूले से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आपके सामने रखा है, ये छोटा सा एक टेबल होता है जो कि आर एल का बनाना होता है, और ये आपने थीसिस में भी इंक्लूड करना है और रिसर्च पेपर में भी इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू वही है जो हमने आइसोथर्म ग्राफ से कैलकुलेट की है, ये वाली जो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट से निकाल ली है, ये बी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनिशियल डाई कंसंट्रेशन है सी नॉट है, ये वो सी नॉट है जो हम यहाँ पे मोल पर लीटर वाली वैल्यूज़ में लगाते आए हैं, ये वाला। ये सारी सी नॉट की वैल्यूज़ इनिशियल कंसंट्रेशन बी कॉलम जो है आप वहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। और इसके बाद आपने फार्मूला लगाना है आर एल इज इक्वल टू 1/1 प्लस बी सी नॉट, आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, 1 में ऐड कर देना है, और जो आंसर आएगा आपने उसको 1 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आर एल की आएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आर एल की जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1 आ रही हैं, इट मीन्स कि प्रोसेस इज़ लीनियर इन नेचर। यहाँ पे 0.0001, यहाँ 1 2 3 यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है और ना ही ये कोई बिग डील है, क्योंकि पॉइंट के बाद राउंड अबाउट 2 या 4 वैल्यूज़ ही काउंट होती हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 वैल्यूज़ तक 0 ही आ रहे हैं। 1 2 3 ये जो डिजिट्स हैं ये बहुत ही बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, बल्कि इट इज़ 1 वैल्यू, यानी कि आर एल की वैल्यू 1 ही आई है, यूनिटी ही है। इट मीन्स के प्रोसेस इज़ लीनियर इन नेचर, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होगी, मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन या क्रॉस लिंकिंग नहीं होनी, इंटर क्रॉस या इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस डाई के आपस में नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर जो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं डाई के वो मोनोलेयर में यानी कि एक सिंगल लेयर बना के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे। तो आरएल को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला था, ये तरीका था, और आरएल की वैल्यू से हम कैसे उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके फार्मूला को भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी एक पेपर से ही हमने लिया था। और मैं हर दफ़ा सारा जो डाटा है वो रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश हुए होते हैं उनसे लेती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे या आपको ये ना हो कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जो रिसर्च पेपर होते हैं अच्छे जर्नल्स के, मैं उनको ही लेके आपके सामने रख के उनकी डिस्कशन करती हूँ, ताकि आप तक ऑथेंटिक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।